यूनिट नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी में हम लोगों ने पढ़ा था 3 बेसिक रूल्स। हमने पढ़े थे सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स के रूल्स। स्पेसिफिक गुड्स होते क्या हैं हमने ये समझा। जब भी हम ऐसे बिल्कुल डिसाइड कर लें कि ये हमारे 4 गुड्स में से ये वाले गुड्स हम आपको दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं पहचान के आइडेंटिफाई किए गए स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स के ओनरशिप के ट्रांसफ़र होने में 3 अहम बातें हैं। बात नंबर 1 कि आप दोनों में इंटेंशन सेट हो गई है कि हम आपको गुड्स बेच रहे हैं। लिखना ज़रूरी नहीं है। आप वो होता है बिल या इनवॉइस, वो दें ये ज़रूरी नहीं है। बात तय हो गई कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट। सेकेंड, आपने गुड्स को पहचान लिया है कि मैं ये वाले गुड्स को बेच रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, ऐसे आपने आइडेंटिफाई कर दिया है। एंड तीसरा, आपने उनको बिल्कुल देने की अवस्था तक पहुँचा दिया है, दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट। तो तीनों बातें को एग्जिस्ट जब होती हैं तब जो होता है हमारा ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। सेक्शन नंबर 18 to 26 में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए थे और आपने इसको अच्छे से समझा था। साथ में मैंने एक बात कही थी कि अगर गुड्स में कोई कार्य बाकी रह गया हो तो हम फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट मानते ही नहीं हैं। इस पॉइंट पर हम थे। देन मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एग्जाम्पल नोट कीजिए फटाफट एवरीवन। जो लोग अनुपस्थित थे सुबह की क्लास में और ऑनलाइन भी नहीं थे, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जगह छोड़ दें, क्योंकि एक एक पॉइंट सोगा का इम्पोर्टेंट है। इतना बारीक एक्ट है सोगा कि ज़रा में चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो ये पॉइंट था, दिस वन, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैंने आपको अप्रोप्रिएशन लिखने के लिए दिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम अप्रोप्रिएशन और उसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो उसके जस्ट बाद आप ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि ये डिलीवरेबल स्टेट के एग्जाम्पल की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नोट कीजिए। ए ने बी को एक कारपेट बेचा। ए ने बी को एक कारपेट बेचा। सभी अपने नोट्स को प्रॉपरली रखिएगा ताकि मैं देखते चलूँ किसका क्या क्या हुआ है। ए ने बी को कारपेट बेचा और कारपेट ऐसा वॉल टू वॉल था। तो सेलर ने कहा कि हम आपके घर आके रूम के साइज़ के हिसाब से उसको फिट करेंगे। अब हम एडिसिव लगाते हैं, आपको पता है। तो अब बीच में जैसे पिलर आ गया तो वो ऐसा कट करेगा उसको कारपेट को, तो वो ऐसा फिक्स होगा। बोलो हाँ या ना। तो वो बताइएगा कि कुछ काम उसमें बाकी था या नहीं था। अब वो हम दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। गुड कौन सा कारपेट आना है ये भी तय हो गया। अब वो रास्ते में कारपेट आ रहा था और उस ट्रक में जिसमें वो रखा था उसमें आग लग गई तो कारपेट भी निकल लिया। बताओ ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी कि नहीं? क्यों? गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में थे, उसको रोल बना के तो वो भेज ही रहा था। क्या पॉइंट है जिसके कारण डिलीवरेबल स्टेट कंप्लीट नहीं थी? फिक्सेशन बाकी था। इतने से पॉइंट पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन। लिखिए एग्जाम्पल, खुद बनाइए एग्जाम्पल। ए ने बी को एक कारपेट बेचा। सेलर ने बायर को कहा फिक्सिंग हम आपको करके देंगे। अब हमारे जो बेंचमार्क हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के, पहला हमने करा था दैट दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए, तो वो तो थी। गुड्स एप्रोप्रिएट कर देने चाहिए, वो भी हो चुका था कि कौन सा कारपेट है। और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने थे तो ऑलमोस्ट थे पर पूरे नहीं थे, क्योंकि इसमें फिक्सेशन बचा था। वो फिक्सिंग बचे होने के कारण वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं माने गए। दैट्स वाई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या करते हैं, ये इतनी सी बारीकी मिस करने से उनको फिर सोगा के एग्जाम्पल और क्वेश्चन टफ लगते हैं, जबकि टेक्निकली उसमें कुछ टफ नहीं है। जो आप रूल्स पढ़ रहे हो वही का वही उठ के क्वेश्चन में आएगा। डन एवरीवन? अब इसमें एक वर्ड आया एप्रोप्रिएशन। इस वर्ड पे आ जाओ। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, एप्रोप्रिएशन। नाउ एप्रोप्रिएशन का ब्रॉड मतलब तो ये होता है कि किसी बल्क में से, लॉट में से, ढेर में से अपने काम की चीज़ को छांटना। अब ये कोई भी कर सकता है। जब हम सामान खरीदने जाते हैं, कई बार एज अ बायर
हमको वो खाली टोकरी देता है और हम निकालते हैं, हाँ या ना। कभी कभी वो सेलर हमारे सामने हमसे पूछता है आपको कैसा सामान चाहिए, मोटा छोटा लंबा पतला, तो हमारी बात सुन के वो निकाल के दे देता है। तो छांटने का काम हम करें या छांटने का काम वो करे, कोई भी करे, बट इस अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको सुबह नोट दिया था, आप इसको लिखें और मैं बोलती जाऊंगी और आप कंप्लीट करते जाइए। Appropriation. I hope everybody has written the first part, this one. Appropriation means selection of goods with the intention of using them in the performance of the contract with mutual consent of buyer and seller. Mutual consent of buyer and seller. ठीक है, अब उसके बाद ये फीचर्स लिखिए फटाफट और सुनते जाइएगा। आई जस्ट कम एंड चेक योर रजिस्टर्स। सबसे पहला है अप्रोप्रिएशन का पहला रूल, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या है इसका मतलब कि दोनों पक्षकारों में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हाँ या ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकेंड, गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए और उसी क्वालिटी के होने चाहिए जो हमने मांगे थे। गुड्स शुड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। तीसरा बस बात, डिलीवरेबल स्टेट, देने योग्य हालत में होना चाहिए। चौथा, आप गुड्स को अनकंडीशनली छांट के रखो, कोई नई बात अटैच मत करो। अगर आपने भिंडी अलग निकाल के रखी और बोला मैं अभी इसको तोलूंगा, तो बताओ अप्रोप्रिएशन हुआ कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा भी काम बाकी रह गया है ना, तो मतलब अप्रोप्रिएशन बचा है। ये बात आप हिंदी में लिख लेना। तोलना, छांटना, बीनना, कंकड़ हटाना, पन्नियों में रखना, बोरी में रख के सिलना, कुछ भी काम बचा है तो अप्रोप्रिएशन बाकी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। आप कोई शर्त नहीं जोड़ोगे कि ये मैं छांट तो रहा हूँ बट ये काम अभी बाकी है। अगर कुछ भी काम बाकी है तो बोले तो अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। देन मैंने लिखा है अप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है, सेलर भी बायर भी। इज दैट क्लियर? सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है। जब हम हाँ कहते हैं, अगर सपोजिंग मैं एक सब्जी वाले के पास गई, उसने मुझे भिंडी छांट के दी, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे ये ठीक लग रही है। तो मैं शब्दों में भी बोल सकती हूँ हाँ मुझको ठीक लग रही है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ ऐसे इशारा करके कि ठीक है पैक कर दो। तो वो हो गई एक्सप्रेस और इम्प्लाई। इज दैट क्लियर? और कभी कभी आप अपनी सहमति छांटने के पहले भी दे सकते हो कि भैया इतने बड़ी भिंडी ही देना बस, या आप कह सकते हो छांट के जब वो दिखा रहा है हाँ मुझे चल जाएगा, तो आप अपनी हाँ पहले भी दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो केस स्टडी, कि छांटने के प्रोसेस के कितनी बारीकी है। दिस इज अप्रोप्रिएशन का मीनिंग। वहाँ पे क्यों लिख लीजिए ज़रूर से। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लियर एवरीवन? तो इसका कोई केस स्टडी नहीं है, बस इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केस स्टडी हम अब पढ़ेंगे। अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा ओनरशिप का ट्रांसफ़र, इसके लिए अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे। माइक ले लीजिए बच्चे, उधर गर्ल्स साइड, एंड लेट अस डिस्कस दिस। एनीबडी वांट्स टू रीड? हु वांट्स टू रीड? पीछे दो माइक। पढ़िए। Mr. S agreed to purchase 100 bales of cotton from me out of his large stock and send his men to take delivery of the goods. एक है S, एक है V। 100 बेल, जैसे कि पानी को लीटर में नापते हैं तो कपड़े को बेल्स, मतलब ऐसे लेंथ को अपन बेल्स ऑफ क्लॉथ बोलते हैं। तो वो अपने व्यक्ति को उन्होंने सामान लेने के लिए भेजा।
they could pack only 60 bales. Later on, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including 60 bales that were already packed. मतलब बायर ने सेलर को बोला कि मेरे को 100 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए, मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, तुम तैयार रखना। तो सेलर ने 60 की पैकिंग कर दी, वो वहीं रखे थे, और 40 अभी पैक नहीं हुए थे, और ऐसी स्थिति में आग लग गई, सब कुछ ही जल गया, अनपैक्ड भी पैक्ड भी। तो आगे बढ़ें। Referring to the provisions of the Sales of Goods Act 1930, explain as to who will bear the loss and to what extent. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। हाँ बोलिए। यस। What is the reason कि तुम कह रहे हो एक ही जगह आग लगी है, 100 के 100 वहीं जले हैं, पर तुम 40 के लिए कुछ और कह रहे हो, 60 के लिए कुछ और कह रहे हो? वाई? ओनरशिप किसकी ट्रांसफर हो गई? क्यों हो गई? 3 कंडीशन बोलो क्यूमुलेटिव। इंटेंशन इज देयर, ये तो फर्स्ट ही हो गया। इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है। सेकंड डिलीवरेबल स्टेट में है क्योंकि पैक हो गए। अप्रोप्रिएशन छांट के भी अलग कर दिया। एवरीबडी एग्रीज? तो बताओ 60 का क्या हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो रखे भले ही सेलर के यहाँ थे, वो 60 का नुकसान कौन सहन करेगा? बायर। और बचे हुए 40 अभी पैक नहीं हुए थे, तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो मालिक कौन रहा? तो नुकसान भी किसका? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? पुट योर हैंड्स डाउन, सिट डाउन। तो बस एग्जैक्टली यही एग्जाम के क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको जब पीडीएफ मिलेगी जिसमें पूरे 15 साल के इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसे आपको सारे बनेंगे। धीरे धीरे जनवरी बैच आपको प्रैक्टिस करते करते प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखना आएगा, बट अगर नहीं भी आया और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया तो फिर भी रीजनेबली पासिंग मार्क्स आएंगे, तो इसलिए पेशेंस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड। X agreed to purchase 300 tons of wheat from Y out of a larger stock. X sent his men with the sacks and 150 tons of wheat were put into the sacks. एक मिनट। एक्स ने 300 बोरी खरीदने की बात की, सैक मतलब बोरियां, तो उसने अपने व्यक्ति भेजे वर्कर कि तुम जाके बोरी ले आओ, तो 150 बोरी पैक हो गई थी। कंटिन्यू। There was a sudden fire and the entire stock was gutted. गटेड माने गड्ढे में गया, मतलब जल गया। Who will bear the loss and why? बताइए बताइए कितनी पैकिंग हो गई थी? तो बताइए 150 की प्रॉपर्टी पास हो गई कि नहीं? तो जिसमें प्रॉपर्टी पास हो गई वहां कौन बेयर करेगा? बायर। क्योंकि रूल क्या है? ओनरशिप जिसकी उसी का नुकसान, उसी का नुकसान उसी के फायदे। ओनरशिप इज सो इम्पॉर्टेंट। और जितना 150 टन अभी अनपैक्ड था उसकी ओनरशिप किसके पास ही रही? तो सामान वहीं रखा था, बट उसकी स्थिति के अनुसार उसकी ओनरशिप चेंज हो गई। आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? एवरीबडी इज क्लियर? चलिए अगला पढ़िएगा। नेक्स्ट। ये एक्चुअली नहीं, ये अपना बचा है, अप्रूवल वाला बचा है, रुकिएगा, ये अभी अपन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नहीं 23 में, इसी में लिखिए अप्रोप्रिएशन का सेक्शन 23 अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। छोटा सा पॉइंट, सेक्शन नंबर याद रहे तो ठीक, नहीं तो डोंट टेक प्रेशर। सेक्शन नंबर 23 अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, अनकंडीशनल का मतलब है शर्त के बिना, अप्रोप्रिएशन का मतलब है छांटना। एक बात बताइएगा, सेलर अगर सामान कैरियर को दे देगा गुड्स के, तो अप्रोप्रिएशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप अगर कुछ सिलेक्टेड सामान कैरियर को दे रहे हो और बोल रहे हो कि सामान बायर के यहाँ दे आओ, और कोई नई शर्त नहीं जोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? अप्रोप्रिएशन हो गया। तो लिखो डिलीवरी टू कैरियर इज डीम्ड एज अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। डिलीवरी टू कैरियर, ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, आप ड्राइंग खुद बनाइए। डिलीवरी टू कैरियर इज डीम्ड एज अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। हिंदी में
यदि आपने ट्रक में भरने के लिए सामान निकाल ही दिया और आपने बायर के घर पहुंचाने की प्रक्रिया चालू ही कर दी तो इनडायरेक्टली तो अप्रोप्रिएशन हो ही गया, हाँ या ना? यस और नो? हिंदी में ज़रूर लिख लो, नहीं तो समझ ही आएगा लिखना क्या है। सेक्शन नंबर 23, आप सेक्शन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। द पॉइंट इज, जब हिंदी में लिखिए, जब अपन कैरियर को सामान देते हैं तो एक तरह से हमने अप्रोप्रिएशन कर दिया है। इसको अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो जाने से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होने से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। सेक्शन नहीं याद रह पाएंगे, मत लोड लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट करिए। लास्ट बेंच कॉर्नर, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? इस एक लाइन के पॉइंट में क्या है बेटा? ओनरशिप के पहले अपन कौन सा शब्द पकड़ रहे हैं? अप्रोप्रिएशन, क्योंकि आपने सिलेक्ट करें मतलब छांट के ही भेज रहे हो ना, और आप कोई शर्त भी नहीं जोड़ रहे हो। और इसी में प्लीज लिसन, अगर ये गीजर होता और हमने कहा था हम आपके घर आके वायरिंग फिटिंग करके पूरी देंगे, अभी कैरियर से भिजवा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिशियन पीछे पीछे आ रहा है, बताइए अप्रोप्रिएशन हुआ कि नहीं? ये याद रहेगी सबको बात। क्यों नहीं हुआ अप्रोप्रिएशन? क्योंकि कुछ कंडीशन बाकी थी। यहाँ क्या लिखा है? अनकंडीशनल। आपने अगर बिना किसी शर्त के रवाना कर दिए मतलब गए, घर पहुंचेंगे भले ही 10 किलोमीटर बाद, पर आपने तो जैसे ही दिए वैसे ही किसके हाथ में पहुंच गए ऐसा माना जाएगा? रास्ते में ट्रक गड्ढे में गिर गया, नुकसान कौन सहन करेगा? वेरी क्लियर। वाई बायर? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो अगर आप बात को समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते रहिए, आगे बढ़िए। इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। हमने दिल्ली से कुछ किताबें बुलवाई, वो व्यक्ति ने डिलीवरी कैरियर को रखवा दी वहाँ पर। हमारी कोरियर कंपनी वाला ट्रक से सामान लाया करता है, तो हमने बुक्स बुलवाई, पार्सल रास्ते में हो गया, हम तक पहुंचा ही नहीं, बट लॉस हम बेयर करेंगे या सेलर? पूरा सोच के बताइएगा, पहले तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। हमने दिल्ली से पार्सल से कोरियर के थ्रू कुछ किताबें मंगवाई। हमने कुछ किताबें जो मंगवाई वो रास्ते में थी और रास्ते में वो खो गई। अब जब हम तक पहुंची नहीं तो हम कह रहे हैं पैसे क्यों दें, और सेलर कह रहा है मैं क्या करूं, मुझे तो पैसे चाहिए। बीच में गोटी फंस गई, पैसे कौन देगा? हम। क्योंकि रास्ते में अगर खोई तो गलती किसकी मानी जाएगी? गलती किसी की भी हो, ओनरशिप किसकी थी? हमारी, क्योंकि इंटेंशन हो गई थी, अप्रोप्रिएशन हो गया था, डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स थे, और इसलिए हम नुकसान सहन करेंगे। अब हम जाके कोरियर वाले को पकड़ें, उस पर इल्ज़ाम थोपें, उससे रिकवर कर पाए ना कर पाए ये दूसरी बात है, हमें सेलर को तो देना पड़ेगा। हजम करिए अच्छे से बात को और लिखिए। मुख्य पॉइंट ये है, डिलीवरी टू कैरियर इज ट्रीटेड एज डिलीवरी टू बायर। यस, कौन सा? अभी रुको, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, वो बचा है। हाँ जी बच्चे, क्या समझ में आया? बिना शर्त के अगर आपने कैरियर को गुड्स दिए हैं तो क्या माना जाएगा? किसको दे दिए? तो बायर भले ही रास्ते में खो गया, बायर ये नहीं कह सकता मेरे को तो मिले ही नहीं, उसको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? तो जब भी आप किसी दूसरे शहर से सामान मंगाते हो तो आप मान के चलो अपनी रिस्क पे ही मंगाते हो, यदि मतलब अनकंडीशनल अगर वो देता है तो। आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट वो वाला पॉइंट जो आपने पूछा अभी वो आएगा, इट्स अ सेक्शन एक्चुअली। लिखेंगे सेक्शन 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट, सेक्शन नंबर याद रखना है, प्लीज राइट लर्न ऑन द सेक्शन नंबर।
जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा वहाँ आई विल टेल यू, बाकियों का लोड ना लें। सेक्शन 24 गुड्स ऑन अप्रूवल। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको सुन के क्या बात समझ आई? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का मतलब क्या? एनीवन? यस? खरीदी नहीं है लेकिन उन्होंने भेजी आप इसे बेचो, अगर बिक गई तो आप उसमें 10 to 15% कमीशन ले सकते हो, ताकि उनकी टाइप की साड़ी का बिजनेस भी हो पाता हो जाए हमारे टाइप। एग्जाम्पल अच्छा है, फिट हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके कोई एग्जाम्पल बताएगा? दिस एग्जाम्पल एनीवन है क्या? ये क्या समझ में आ रहा है इसको सुन के? गुड सेंट ऑन अप्रूवल। यस? जैसे मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करी, मतलब ऑनलाइन मैंने शॉपिंग करी, उन्होंने मेरे को भेज दिया, बट उन्होंने कंडीशन आपको पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया। ठीक है, गुड। यस बेटा? एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं, कोई शॉप है उसमें सेल्समैन आए कि आप ये मेरा प्रोडक्ट रखिए, अगर ये प्रोडक्ट बिकता है तो आप इसको बेच सकते हैं, वरना अगर ये नहीं बिक रहा है तो आप मुझे कॉल करके वापस कर सकते हैं। गुड। तुम दोनों ने जो बोला वो बिजनेस एंगल से ऑलमोस्ट सेम था। अभी हम कस्टमर और सेलर के एंगल से पढ़ते हैं सीधे। मुझको एक टी शर्ट खरीदनी थी, पर मैं उस ब्रांड की पहली बार खरीद रही थी, तो मुझे कपड़े की गुणवत्ता की क्लैरिटी नहीं थी कि कपड़े में रोए तो नहीं उठेंगे, कपड़ा सॉफ्ट है कि नहीं, कपड़े में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं। तो सेलर ने मुझसे बोला सेलर ने मुझसे बोला मैं आपको टी शर्ट भेज रहा हूँ, 1 हफ्ते में आप देख लीजिएगा, आपको जमे तो रख लीजिएगा, नहीं तो 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते के अंदर वापस कर दीजिएगा। मैंने क्या मंगाया था? कितने दिन का उसने मुझे टाइम दिया था? 1 हफ्ते में मुझे क्या करना था? या तो हाँ बोलना था या तो ना बोलना था। अब ऐसी स्थिति में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसमें ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब मैं फोन करके बोलूं उस व्यक्ति को, या कैसे भी इन्फॉर्म करूं, व्हाट्सएप से, लेटर से, ईमेल से, फैक्स से, एनीथिंग, मुझे सामान चाहिए, तो मेरे हाँ बोलते से ही ओनरशिप मेरी हो गई। हाँ या ना? इंटेंशन पहले ही थी, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में थे, छांट के ही भेजे थे और मैंने हाँ भी बोल दी, तो ओनरशिप मेरी हो गई। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यदि मैं कोई ऐसा काम करूं जो सिर्फ एक ओनर ही करता है, जैसे कि मैं एक दिन डीबी मॉल में घूमने गई और टी शर्ट पहन के चल दी, मैंने उधर सेलर को जवाब नहीं दिया है, बट तीसरे दिन ही मैं टी शर्ट पहन के वहां पर चली गई, तो मैंने यूज कर लिया सामान। यूज आप अपना ही सामान करते हो ना, हाँ या ना? और उसने मुझे शाम को वहां देख लिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और तीसरा, 1 हफ्ता गुजर गया, रीजनेबल टाइम 1 हफ्ता उसे दिया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो 1 हफ्ते बाद भी मालिक बिना बोले मैं हो गई। क्या 3 पॉइंट बोले मैंने? पहला, आप तो या तो हाँ बोल दो, या आप ऐसा कोई काम कर लो जो सिर्फ कौन करता है? ओनर। इसमें गिफ्ट देना भी आता है, इसमें आगे बेचना भी आता है, इसमें गिरवी रखना भी आता है। ओनर जो जो काम कर सकता है आपने वो कर लिया, तो इसका मतलब आप बिना बोले भी क्या बन गए? ओनर। सभी याद करेंगे अभी मेरे सामने सेक्शन 24 के 3 रूल। पहला, हाँ बोल दो। दूसरा, ओनरशिप के जैसा कोई काम कर लो, उसके अंदर क्या क्या आता है? गिफ्ट देना, सेल करना, गिरवी रखना, यूज कर लेना, कुछ भी कर लिया आपने। और तीसरा कुछ भी नहीं किया आपने और अपना समय निकल गया, हाँ या ना? तो ये 3 चीजों से ओनर आप बन जाएंगे। जो ओनर होगा वही नुकसान सहन करेगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। 1 हफ्ते के लिए वो शर्ट मेरे पास थी, मैंने तीसरे दिन फोन करके बोला दुकानदार को मुझको नहीं चाहिए। उसने बोला मैडम मैं उठवा लूंगा टी शर्ट को। पांचवें दिन हमारी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, टी शर्ट जल गई। नुकसान किसका? क्लियर है एवरीवन? एग्जाम का क्वेश्चन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 10 दिन हो गए और मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
10 दिन हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। बताओ मैं किस दिन मालिक बन गई? 12वें दिन टी शर्ट भी तेरी हो गई। अरे मतलब जल गई। 12 दिन के बाद हमारे उधर पे शॉर्ट सर्किट हो गया और टी शर्ट जल गई। नुकसान किसका? क्यों? एग्जाम्पल 3, मैंने तीसरे दिन, मैंने कुछ नहीं बोला था, टी शर्ट मेरे पास ही रखी थी। मुझे सेकेंड डे पार्टी में जाना था, मैं पहन के चल दी। उसको कुछ नहीं बोला। किसको? और पहन के चल दी। चुपचाप आई, पैक करके वापस गई। लड़कियां ऐसी बहुत काम करती। उसके बाद 5वें दिन आग लग गई। 5वें दिन आग लग गई। नुकसान किसका? मेरा, क्योंकि प्रूफ तो हो ही जाएगा कि मैंने यूज कर ली थी। तो यूज करते से ही मालिक कौन बन गया था? तो बस फिर भले ही 1 हफ्ता नहीं निकला और नुकसान तो हम ही सहन करेंगे। बोलो हाँ या ना? अब उसके बाद ध्यान से सुनना। तीसरे दिन मैंने फोन करके मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला मैडम वापस भेज दो। मैंने कहा मैं बिजी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा आ जाइएगा, आपको टी शर्ट मिल जाएगी। मैं ऑफिस जाने के पहले चौथे दिन रूम ने बंद किया अपना घर, बाहर रख के चली गई। चोरी हो गई। नुकसान किसका? अब यही तो तुम्हारी समझदारी आती है। बताइए मालिक कौन था? मालिक तो सेलर था, क्योंकि मैंने तो मना ही कर दिया था मुझे नहीं चाहिए। बोलो हाँ या ना? परंतु बतौर बेली क्या मेरी ड्यूटी नहीं है दूसरों को गुड्स को संभाल के रखूं? तो मैंने बतौर बेली गड़बड़ कर दी, इसलिए मैं ही मरूंगी। तो लॉ में ऐसे सब मिलके सोचना पड़ता है। आई बात समझ? सोमा जगो, लिखो जल्दी। गुड सेंट ऑन अप्रूवल। गुड, अरे रुक जाओ, अरे रुको तो सबर करो 1 मिनट। अभी इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करने के बाद लिखोगे तो मजा आएगा। बोलो, पढ़ो माता, पढ़ो पढ़ो। सब कोई आंसर नहीं देखेगा, सब ऐसे ही सुनेंगे। बोलो। Miss Preeti owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week, Mr. Joshi pledged the motor car to Mr. Ganesh. Miss Preeti now claims back the motor car from Mr. Ganesh. Will she succeed? क्या है प्रश्न? सबसे पहले कार किसकी थी? मिस प्रीति की। कार उन्होंने किसको दी? मिस्टर जोशी से उन्होंने कितने दिन का समय बोला था? रीजनेबल टाइम नहीं बोला था, तो रीजनेबल टाइम देख के वापस कर दो। और इन्होंने किसको आगे बेच दी? किसी को बेच दी? किसको बेच दी? गणेश जोशी जी ने गणेश जी को बेच दी। हाँ या ना? अब मिस प्रीति गणेश जी से मांग रही हैं कार, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अप्रूवल के टाइमिंग के दौरान एक्टिविटी कर ली जो ओनर करता है। तो इनका सेल करने का मतलब है इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है गुड्स को। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसलिए अब मिस प्रीति सिर्फ पैसे मांग सकती हैं जोशी जी से, गणेश जी से नहीं मांग सकती हैं कार। बात समझ में आई? तर्क क्या है इसका? व्हाट इज द लॉजिक? क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम ऐसा कर देते हो जो ओनर ही कर सकता है। आपने आगे बेच दी, मतलब आपने ओनरशिप स्वीकार कर ली, तभी तो आगे बेच दी। पुनः पढ़िए एग्जाम्पल, हजम कम हुआ लोगों को। पढ़िए। Miss Preeti owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week, Mr. Joshi pledged the motor car to Mr. अच्छा, बेची नहीं है, प्लेज किया। ठीक है, प्लेज भी वही होता है भाई। प्लेज भी गिरवी आदमी अपना ही सामान रखता है ना। बोलो हाँ या ना? Miss Preeti now claims back the motor car from Mr. Ganesh. Will she succeed? Referring to the provisions of the Sales of Goods Act 1930, decide and examine what resource is available. Recourse Recourse is available to Miss Preeti.
सब लोगों को क्लियर है? नहीं है तो अभी फिर से सुन लो। सेक्शन 24 कहता है कि जब आप फर्स्ट लाइन में कह देते हो कि मैं आपको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस गुड्स बेच रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहली बात यह है या तो सामने वाला हाँ बोले या फिर वो कोई ऐसा कार्य कर ले जो एक ओनर ही करता है। तो अगर उसने आगे बेच दी तो बिना कहे हम पहले मान लेंगे उसने गुड्स को स्वीकार कर लिया है और तभी उसने आगे बेचा है या प्लेज किया या गिफ्ट किया या डोनेट किया या जो भी किया है। तो जो प्रीति हैं वो थर्ड पर्सन से जाके गुड्स नहीं ले सकती। शी कैन जस्ट ask Mr. Joshi, please give my money back, valuing the car. How many have now understood? I hope so. Continue. Next question. The buyer took delivery of 20 tables from the seller on sale or return basis without examining them. Subsequently, एक मिनट। बायर ने सेलर से बोला मैं ले जा रहा हूँ गुड्स और उस वक्त देखे नहीं ले जाते वक्त। Subsequently, he sold 5 tables to his customers. बिना देखे उठा के जो टेबल ले गया था उसमें से 5 आगे भी बेच दी। The customer lodged a complaint of some defect in the tables. अब वो जो थर्ड वाला कस्टमर था, तुम समझे क्या हुआ? जागो सब लोग। पहले तो एक आदमी ने 20 टेबल ले ली, देखा नहीं और 5 आगे बेच दी। तो जो उसने 5 आगे बेच दी तो वो वाला कस्टमर था, उसने देखा कि ये टेबल्स ठीक नहीं है तो उसने आके इस पे गुस्सा करा, तो इसने आके इस पे गुस्सा करा कि तूने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। Is that clear? तो जिसने जिस पे गुस्सा करा, क्या तुम्हें बात समझ में आई? बाहरी आंखों से मत पढ़ो, आंखों को जगाओ, पढ़ो। क्या आपको ये प्रश्न क्लियर है? आगे पढ़िए। The buyer sought to return tables to the seller. Was the buyer entitled to return the tables to the seller under the provisions of the Sale of Goods Act 1930? अब ऐसा होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या होता है गप 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 गप, जैसे अपन कभी कभी जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जबकि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन को, हिंदी को अपने दिमाग को रुक रुक के समझाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? तो बताइए, पहले आदमी ने कितनी टेबल उठाई? क्या उसने टेबल को ध्यान से देखा? तो टेबल डिफेक्टिव निकल गई। वही स्थिति में उसने उसमें से 5 टेबल किसको बेच दी? और सी ने देख ली तो सी आके किससे बोल रहा है? बी से कि टेबल वापस कर दो। बी आके किससे बोल रहा है? तो ए क्या बोल रहा है? तुमने टेबल आगे बेच दी, इसका मतलब तुमने टेबल को इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया। तो ये वाली टेबल तो मैं वापस नहीं लूंगा, बट फॉर श्योर जो टेबल अभी इसने आगे नहीं रवाना करी है, क्या वो उनको बेचने का हक वापस करने का हक रखता है? यस, क्योंकि अभी टाइम अगर नहीं खत्म हुआ है तो 15 बची हुई वो वापस कर सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो आप ये समझ लो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसी प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। पढ़ो। A delivered a horse to B on sale and return basis. The agreement provided that B should try the horse for 8 days and return if he did not like the horse. On the 3rd day, the horse died without the fault of B. A files a suit against B for the recovery of price. Can he recover the price? बताओ, किसने किसको अपने हॉर्स को दिया? ए ने। और उसने बी से क्या कहा? 8 दिन में देख लेना, अगर तुम्हें घुड़सवारी के लिए अन्य उपयोग के लिए वो ठीक लगे तो ठीक है, तो मना कर देना। तीसरे दिन बिना किसी के गलती के वो बेचारा घोड़ा मर गया। किसकी ओनरशिप थी? तो लॉस भी किसका? अगर वो मना कर देता, ये हाँ बोल देता, कौन? बायर। बाय चांस हाँ बोल देता, हाँ बोलने के बाद फोन करने के बाद उस घोड़े की मृत्यु होती तो नुकसान किसका होता? बायर। मतलब नुकसान वाले दिन, डेथ वाले दिन ओनरशिप किसकी होगी इज द मेन पॉइंट। हैव यू नाउ अंडरस्टूड? तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर 3 एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम क्वेश्चन हैं तो मॉड्यूल के, बट तीनों पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हैं, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है लिखिए फटाफट। सेक्शन 24, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स सेल ऑन अप्रूवल, इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। जी, आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं, मैं तो पूरे क्वेश्चन भेजूंगी। सोगा में मैं आपसे कम से कम 50 क्वेश्चंस की स्लाइड भेजूंगी। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में हो चुके होंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
in goods sent on approval. Ownership is considered transferred when, first, the buyer retains the goods beyond a fixed or reasonable period without rejection. हिंदी में बायर सीमित अवधि के बाद भी गुड्स को रखा हुआ है और जहां अवधि तय नहीं हुई थी तो रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड भी रखा हुआ है तो उसे मालिक मान लेंगे। कोई भी केस स्टडी आएगी इसमें आपको ये तीनों पॉइंट लिखने होंगे। अरे भैया आगे बढ़े, बताइए व्हाट आर द 3 कंडीशन। बोलो, या तो वो हाँ बोल दे, या तो वो समय बीतने के बाद भी कुछ ना बोले, और या वो गुड्स को अडॉप्ट करता हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले, हाँ वो ओनरशिप शो करता हुआ कोई भी काम कर ले, जैसे प्लेज करना, ये करना, वो करना। ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी। अब लिखिए अगला पॉइंट। बड़े सारे लोग सोच रहे हैं कि मैम हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं कि बिना पैसे की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। वो इसलिए क्योंकि सेलर भी बहुत समझदार होते हैं। वो आजकल एक क्लॉज जोड़ देते हैं कि पूरा कैश मिलने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अभी तक जितना पड़ा वो सब कैंसिल। अगर सेलर ये लाइन लिख दे, क्या लाइन लिख दे? प्राइस मिलने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो अभी तक जितना पड़ा सब कैंसिल। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब पैसे लक्ष्मी जी का आदान प्रदान होगा। लिखिए, अरे तुम अमेज़न के पीछे पड़ गया सब यार, रुक तो जाओ, सब्र करो। Where goods are sold on a condition that ownership shall pass upon payment of cash। लिख लिया आपने? तो जब सुनिएगा, मेहरबान कदरदान, साहिबान कदरदान, एक सेलर ने ट्रक वाले को सामान दिया। सामान देने के बाद निर्देशन भी दिया, जब तक बायर पैसे ना दे दे सामान उसके घर पे मत छोड़ना। बताइए, अप्रोप्रिएशन तो सब तेल लेने गया, डिलीवरी भी तेल लेने गई, एग्रीमेंट भी तेल लेने गया। उन्होंने पहले लाइन क्या कह दी कि जब वो कैश दे तभी सामान देना। तो अगर सामने वाला कैश ही नहीं देगा तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और खड़े खड़े ट्रक को गर्मी लग गई और गर्मियों के कारण आग लग गई, तो नुकसान किसका होगा? है? हाँ, मुझे बाहर सुनाई दिया, बुढ़ापा आ गया। लिख लो एग्जाम्पल, जल्दी 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 लिखो। इसी खुशी में लिख लो यार कि तुम लोग सारे आंसर सही दे रहे हो। हैं? अरे ये शॉर्ट हैंड है विथ का। जब आर्टिकल शिप करोगे ना तो सब शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। सी के ऊपर डैश इज विथ। A truck was sent with furniture. The seller told the driver, deliver only when the buyer pays cash. तो ये एग्जाम्पल लिख के आपको लिखना यह है कि कंडीशन ऑफ कैश जब आ जाती है तो फिर ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक कैश ना दे दो। तो इतनी देर से जो सब लोग अमेज़ॉन 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 याद कर रहे हैं, अमेज़ॉन वाला बिना कैश ऑन डिलीवरी लिए क्या आपको सामान देता है? तो अगर आपने पिज़्ज़ा हट से या फिर आपने किसी भी ये ज़ोमैटो से किसी से भी सामान बुलवाया, तो उनकी कंडीशन होती है कि कस्टमर कैश देगा तभी वो सामान देंगे। वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था, गिर गया, पिज़्ज़ा भी गया, तो हम पैसे कानों देंगे क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। बोलो हाँ या ना? तो बस हो गया, शांत। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क पासिस विद ओनरशिप, सेक्शन नंबर 26। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, रिस्क पासिस विद ओनरशिप, सेक्शन 26। हम यही इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कि जब तक ओनरशिप सेलर की रहती है
तो उस अवस्था में कुछ भी गुड्स का नुकसान होता है तो सेलर को ही भुगतना है। और जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, दो गुड्स रखे कहाँ हैं, पैसे दिए गए हैं या नहीं, नुकसान बायर का ही होता है। तो आप सभी इसको लिखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ना ही केस स्टडी क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो दूसरे प्रश्नों में काम आएगा। सेक्शन नंबर याद करने की टेंशन ना लें। प्लीज़ रीड। Section 26. Risk passes with property. Unless otherwise agreed, the goods remain at seller's risk until property transferred to buyer. Once property transferred, the goods at the buyer's risk. The goods at buyer's risk. Irrespective of delivery. If delivery delayed through fault of buyer or seller, goods at risk of defaulting party. ये एक अलग बात है। वैसे तो जो मालिक होता है वही नुकसान सहन करता है, बट कभी कभी जब हम सामने वाले से सामान वापस लेने की कोशिश करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं जिससे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए, तो एक पक्षकार डिले करता है ज़बरदस्ती का। तो जो डिले करता है फिर वो नुकसान सहन करता है, चाहे वो ओनर हो चाहे नहीं हो। आप इसको हिंदी में लिखिए। कभी कभी एक पक्ष जान करके चीज़ों में डिले करता है, तो जो डिले करता है वो नुकसान सहन करता है, वो मालिक है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं। हिंदी में लिखिए इस पॉइंट को। पहले शांति से लिखिए, फिर पुनः डिस्कस करेंगे। आई विल रिपीट। फर्स्ट पॉइंट तो सरल है, जो मालिक है वही नुकसान सहन करेगा। हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 में कि मालिक बनते कैसे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती कैसे है। ये एक बात हुई। सेकंड बात, जानबूझ के सामान आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। जैसे बायर और सेलर में, सेलर जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है बी के पास, बायर के पास, बट सेलर सामान भेज ही नहीं रहा है। बायर कह रहा है भेज दो भाई, सामान सेलर भेज ही नहीं रहा है। और ऐसे में अगर गुड्स का लॉस हो गया तो जिसने डिले किया वो नुकसान सहन करेगा। पहले आप लिख लीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सिंपल पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट मात्र ये कह रहा है, आप सेलर हो या बायर, अगर आपके पास गुड्स हैं तो आपकी लॉफुल ड्यूटी है कि बेली की तरह उनका संरक्षण करो। इतनी तो ड्यूटी आपकी सदैव है। सभी लोग यहाँ पे बेलमेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि बेली वो होता है जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति के गुड्स होते हैं। सेक्शन नंबर 27, नेक्स्ट इन लाइन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। राइट डाउन द हेडिंग, transfer of title by non-owners. Team, can you just switch on these two lights? Transfer of title by non-owners. Nemo dat quod non habet. It's a Latin maxim, Latin saying, nemo dat quod non habet, जिसका मतलब है जो व्यक्ति खुद अपने पास ओनरशिप नहीं रखे हुआ है वो आगे भी ओनरशिप कैसे दे सकता है। जो आपके पास ही नहीं है वो आगे कैसे देंगे। अगर गुरु के पास ज्ञान होगा तभी तो आगे ज्ञान दे पाएगा, हाँ या ना। इन द सेम वे, अगर बेचने वाला मालिक है तभी वो मालिकाना अधिकार आगे दे पाएगा। इतनी सरल और सिंपल सी बात है कि जो सामान बेच रहा है वो व्यक्ति का स्वयं का मालिक होना बहुत आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल में आप एक छोटी सी चीज़ देखिए। एक टीवी का शोरूम था, वहाँ से एक चोर ने कुछ टीवी सेट्स चुरा लिए और उसने जाके वो एक बायर को बेचा। बायर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चोरी का सामान है, तो बायर ने तो भोलेपन में, गुड फेथ में सामान खरीदा। बट लॉ इज सेइंग कि जब आप कहीं से सामान चुराते हैं तो आपको ओनरशिप नहीं मिलती, आपको स्वामित्व नहीं मिलता, आपको टाइटल नहीं मिलता।
तो जब आप खुद ही टाइटल के हकदार नहीं हो, जो चीज़ आपके पास ही नहीं है वो आप आगे कैसे दोगे? तो ऐसे में अगर शोरूम वाला कंप्लेन करता है पुलिस में और उस एरिया के सभी लोगों के घरों की चेकिंग होती है और वो टीवी बायर के घर पे मिलती है, तो टीवी वहाँ से ले ली जाएगी। बायर ये नहीं कह पाएगा कि मेरी क्या गलती है, मुझे तो पता नहीं था। वो चोर को ढूंढे, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिल जाए तो अपनी किस्मत फूटी समझे। बट लॉ सेज दैट जिसके पास ओनरशिप खुद के पास नहीं है वो आगे भी नहीं दे पाएगा। इज़ दैट क्लियर? इसी वास्ते हमेशा अपने दिल में प्यार रखिए। आपके दिल में प्यार होगा, आपके दिल में शांति होगी, आप वैसा ही वाइब्रेट आगे करेंगे। आपके अंदर प्रेशर, डर, जेलसी, नेगेटिव फीलिंग्स, तो आप वैसा ही वाइब्रेट आगे करेंगे। तो आपको अपने घर वालों को और अपने परिवार को खुश रखना है तो पहले अंदर से खुद खुश होइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, विद सेक्शन नंबर यू हैव टू रिमेंबर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल मीन्स स्वामित्व। तो ये टॉपिक है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब जिसके पास खुद के पास ओनरशिप नहीं है वो आगे बेहतर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लिखिएगा उसका एक्सप्लेनेशन। अ सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज़ एब्सोल्यूट ओनर। आप इसी भाषा में एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, रटना नहीं है, आपको समझ के उसको लिखना है। अ सेलर कैन सेल only such goods of which he is absolute owner. A seller can sell only such goods of which he is absolute owner. No one can transfer what he himself does not have. If the seller is not the owner of goods, then the buyer will also not become the owner. The Latin maxim you have to quote, nemo dat quod non habet. Nemo मतलब नहीं है, जो वो आगे भी नहीं दे सकते। Nemo that quod non habet. If a buyer purchases stolen goods, example नीचे लिखा है, if a buyer purchases stolen goods, he will not get a good title or ownership. यही बात आपने हायर परचेज में पढ़ी थी। हायर परचेज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने देखा था उसमें ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफ़र होती है। तो बीच में ही आधी EMI देके कोई हायर पे जिसने लिया है वो आगे बेच दे तो वो अच्छा टाइटल पास नहीं कर सकता। ये बात हमने तब पढ़ी थी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो आपके पास नहीं है वो आप आगे नहीं दे सकते, ये जनरल रूल है। अब इस रूल के 8 अपवाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, 8 exceptions. तो you will make a chart. No. Please have patience. No one can transfer what he himself does not have. The main rule is कि जो आपका नहीं है आप आगे नहीं बेच सकते। बट इसके 8 अपवाद हैं, 8 exceptions. चार्ट की जगह हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर आप भले ही लास्ट में चाहो तो चार्ट बना लेना। हम इसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि कब मालिक ना होते हुए भी अगर आप सामान को बेचते हैं तो अगले व्यक्ति को गुड टाइटल मिलेगा। गुड टाइटल का मतलब है ओनरशिप। एक्सेप्शन का हिंदी लिखिए, कब बिना मालिक हुए भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कब बिना मालिक हुए भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए, चार्ट बाद में बना लेंगे, अपन एक एक पॉइंट करके समझेंगे। आपकी जितनी झेलने की क्षमता होगी उतना ही पढ़ाऊंगी, बट पढ़ना टेक्निकली पूरे चाहिए। So 8 points. Exception of nemo that quod non habet. The main rule is no one can transfer what he himself does not have. बट उसके अपवाद के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि कब मालिक ना होते हुए भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट्स द एक्सेप्शन? कब मालिक ना होते हुए भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट्स द एक्सेप्शन? कब मालिक ना होते हुए भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मूलतः बेसिकली ऑर्डिनरीली तो नहीं होती है।
तो अब एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। हाँ 27 है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। नाउ अब आपको 2 मिनट शांति से सुनना पड़ेगा कि ये एजेंट कौन होता है। आप लोगों की टॉपिक में एजेंसी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जब पढ़ेंगे तब वो समझ जाएंगे कि एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी मुख्य व्यक्ति के बिहाफ पे डीलिंग्स करता है थर्ड पार्टी के साथ। जैसे एक दुकानदार है, इसने 10 ब्रांचेस खोली हैं। एक व्यक्ति खुद 10 जगह एक साथ तो नहीं रह सकता। अगर वो एम्प्लॉई रखेगा तो हो सकता है कि एम्प्लॉई उतने मन से फिक्स सैलरी के लिए काम न करे, तो उसने एजेंट अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिए, जिनको कमीशन मिलता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो वो एक तरह से उसके पार्टनर जैसे बिहेव करते हैं और अपना समझ के काम करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को थर्ड पार्टी से डीलिंग के लिए नियुक्त करता है, इस प्रतिनिधि को लॉ में एजेंसी कहते हैं। नाउ ये जो एजेंट है ये मालिक नहीं है। गुड्स एक्चुअली तो ओनर के ही रहते हैं हमेशा, सिर्फ हाथ में इसके गुड होने से ये मालिक नहीं बनता। तो इस अवस्था में एक मालिक नहीं व्यक्ति दूसरे लोगों तक मालिकाना अधिकार पहुंचा रहा है, तो ये अपवाद ही तो हुआ, हाँ या ना। वैसे तो प्रिंसिपल ही मालिक है, बट प्रिंसिपल हर व्यक्ति से तो नहीं मिल सकता, तो उसने एजेंट नियुक्त किया। अब ये एजेंट मालिक नहीं है, पर उसके पास अपने मालिक के गुड्स हैं और वो गुड्स वो दूसरों को बेच रहा है, तो भी इन लोगों को गुड टाइटल मिल रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? वैसे तो सिर्फ कब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनरशिप, जब आप खुद मालिक हो, बट इस सिचुएशन में प्रिंसिपल का एजेंट आगे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इस पे लिखिएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये अपने आप में भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखिए, अ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। देखिए एजेंट कई प्रकार के होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट की बात हो रही है अभी। अ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट अ सेल, जो मैं मार्क कर रही हूँ उतना उतना लिखते जाइएगा। अ सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट would pass a good title to the buyer. A sale by a mercantile agent would pass a good title to the buyer. Good title शब्द का मतलब है मालिकाना अधिकार, स्वामित्व। A sale by a mercantile agent would pass a good title to the buyer under the following circumstances. A sale by a mercantile agent would pass a good title to the buyer in the following cases या circumstances. A. He is in possession of goods. He is in possession of goods with the consent of owner. He is in possession of goods with the consent of owner or principal. हिंदी में अपने मालिक से, अपने प्रिंसिपल से, उसकी मर्जी से उसको गुड्स मिले हैं। छीन के नहीं लाया है, चुरा के नहीं लाया है, धोखे से नहीं लाया है। उसके प्रिंसिपल ने अपनी स्वेच्छा से उसको गुड्स दिए, ऐसा हिंदी में लिख दीजिए। If he is in possession of the goods with the consent of the principal, प्रिंसिपल की इच्छा से उसके पास गुड्स आए हैं एजेंट के पास। सेकेंड, जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उतना लिखिएगा। If the sale is made in the ordinary course of business, if the sale is made in the ordinary course of business as a mercantile agent. If the sale is made
in the ordinary course of business as a mercantile agent. If the sale is made in the ordinary course of business as a mercantile agent, ये ordinary course का मतलब होता है सामान्यतः. एग्जाम्पल लिखिए. एजेंट फर्नीचर में डील करता है. प्रिंसिपल और एजेंट फर्नीचर में डील करते हैं, तो इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फर्नीचर बेचना हुआ. प्रिंसिपल और एजेंट दोनों फर्नीचर के व्यापार में डील करते हैं. अब एजेंट ने प्रिंसिपल की जगह फर्नीचर की जगह मोबाइल में डील कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जिस चीज़ में आप सामान्यतः डील करते हैं. हिंदी में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि ये रियल लाइफ से थोड़े हटके अगर शब्द होते हैं और आप थोड़े दिन ध्यान न दो तो आप मिस कर जाते हो. सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का यहाँ मतलब है सामान्यतः हम जिसमें डील करते हैं. तो फर्नीचर में वो लोग डील करते थे, तो फर्नीचर बेचेगा वो आगे तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी. उसने मोबाइल बेच दिए जो उनका मेन बिजनेस ही नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी. लिख लिया सबने. थर्ड, इफ द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ. बायर को गुड फेथ का मतलब है भोलेपन में, ये मानते हुए कि यही मालिक है, उसने यही सोच के डील किया. If the buyer acted in good faith and has no notice of the fact that seller had no authority to sell. बायर ने यही मान के गुड्स लिए हैं. बायर, तुम अपना भी लिख लो, फिर जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ वो भी लिख लेना. बायर ने ये मान के गुड्स लिए हैं दैट सेलर के पास राइट है. तो 3 कीवर्ड्स को हाईलाइट करो. कंसेंट से गुड्स आए हैं, ऑर्डिनरी कोर्स के गुड्स हैं और बायर ने गुड फेथ में खरीदा है. ये इम्पॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर बोथ. इन एनी केस यू विल हैव टू राइट द फुल आंसर. दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 27. सेक्शन 27 इज ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड उसका एक्सटेंशन है. एक्सेप्शंस ये हैं कि इन स्थितियों में जो मालिक नहीं है वो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है. आई विल रिपीट माई पॉइंट. मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जिन्होंने एजेंसी चैप्टर नहीं पढ़ा है वो कहीं रजिस्टर में ऊपर ये छोटा सा भी बना सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अधिकार देता है कि तुम मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करो, तो वो थर्ड पार्टी से जो डील करता है वो मध्यस्थ वाला व्यक्ति एजेंट कहलाता है. तो एजेंट मालिक कभी नहीं होता. गुड्स तो प्रिंसिपल के ही होते हैं, परंतु फिर भी थर्ड पार्टी को गुड टाइटल मिल जाता है. ये पॉइंट है. वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक तरह से प्रतिनिधि होता है. शांति. सेकंड वाला पॉइंट मात्र ये कह रहा है जिन गुड्स में आप सामान्यतः डील करते हैं
उन्हीं की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। आप फर्नीचर में डील करते हो, अचानक उसने कहीं से मोबाइल लेके और प्रिंसिपल के नाम पे बेच दिए तो वो नहीं ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप। सॉरी टू से साहिल, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऐसा, क्योंकि बेटू आप सोचिए अगर क्लास में हर बच्चा यही कहेगा कि मैम नेटवर्क इशू हो गया, रिपीट अगेन, इट्स नॉट टेक्निकली feasible and possible. I understand your concern. You see from the recorded में ऐप में आएगा, you will get a chance to cover. All right, write down an example. Write down an example. Write down an example. J, सुन लीजिए एग्जाम्पल, फिर आप अपने तरीके से लिखिएगा। J is a owner of a Fiat car. He wants to sell his car. इस पर्पस के लिए he handed over the car to P. तो एक है J जो प्रिंसिपल है, एक है P जो एजेंट बना। उसने कहा तुम 50,000 से नीचे मत बेचना। तो J ने P से कहा कि मैं तुम्हें कार सौंप रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे तुम कार बेच देना, मेरे पास समय नहीं है, मगर तुम 50,000 के नीचे मत बेचना। ये कंडीशन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तय हुई थी। एजेंट ने क्या किया, वो कार 40,000 रुपये में बेच दी थर्ड पार्टी को, और ये जो थर्ड पार्टी थी इसको यही आइडिया था कि वो बेच सकता है गुड्स, तो इसलिए उसने खरीद लिए 40,000 में। गुड फेथ का मतलब है कि उसको ये बात नहीं पता थी कि प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा है कि तुम 40 के नीचे मत बेचना, मतलब 50 के नीचे मत बेचना। ये बात बायर को नहीं पता थी। तो बायर ने तो कार देखी, उसको जमी और जल्दी जल्दी पड़ी थी एजेंट को, क्योंकि उसको तो कमीशन से मतलब है, तो उसने 40,000 में ही कार टिका दी। तो ऐसी स्थिति में उसने पहले तो एक तो कम प्राइस पे बेच दी, एक बात, और दूसरी बात वो 40,000 रुपये लेकर भी वो चंपत हो गया, भाग गया। तो जब वो भाग गया तो मुझको आपसे ये बात पूछना है कि क्या ओनर के पास पैसे पहुँचे, मगर ओनरशिप किसके पास चली गई? खरीदा किसने यहाँ पर? ए ने। तो ओनरशिप किसके पास चली गई? ए। अब क्या ये जो प्रिंसिपल है ये कह सकता है कि भाई एजेंट तो मालिक था ही नहीं? मालिक कौन था? मैं। तो आप दोनों के बीच में जो डील हुई है वो मैं नहीं मानता, आप मेरी कार वापस कीजिए। नहीं बोल सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन सोच के देखिए। क्या प्रिंसिपल ने कंसेंट दी थी कार छीन के ले गया था एजेंट, या उसने दी थी? सेकंड, क्या इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स थे? हाँ, कार की ही डीलिंग की बात हो रही है। और 3, बायर को क्या पता था कि किसको कार बेचने का हक है? एजेंट को। तो तीनों कंडीशन होने के कारण ये जो बायर है ये गुड टाइटल इसको मिल गया। अब जो झगड़ा इन दोनों को आपस में करना है वो करें, परंतु इसको तो गुड टाइटल मिल गया। नोट डाउन द एग्जाम्पल, अपने तरीके से लिखिए एग्जाम्पल। ये सेम क्वेश्चन आपको एजेंसी टॉपिक में भी मिलेगा। अपने मन से लिखिए। ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया और कहा कि कार 50,000 में बेचना, इससे कंपनी बेचना। एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी को इन दोनों की आपस की कंडीशन को तोड़ते हुए 40,000 में कार बेच दी और वो 40,000 भी लेके भाग गया। तो ये प्रॉब्लम प्रिंसिपल और एजेंट की है, थर्ड पार्टी की इसमें कोई गलती नहीं है। थर्ड पार्टी तो मालिक बन गई। टॉपिक क्या है कि जो मालिक नहीं है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और लॉ कहता है कि एजेंट कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल। जबकि उस एजेंट ने धोखाधड़ी करी अपने प्रिंसिपल के साथ, बट इसमें थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।